Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में गाप भी बोलते हैं, GAAP गाप। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है और आपके अकाउंट्स में ये एक नॉर्मली एक आपका थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, बस इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ट्रूथ है कि अगर अकाउंटिंग है तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे शुरू में ही मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्या एक आर्ट भी है, अकाउंटिंग क्या एक साइंस भी है। तो अकाउंटिंग साइंस क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के बेसिस पे सारी अकाउंटिंग होती है। तो वही कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उसी को हमें पढ़ना है। और पेपर में आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, एटलीस्ट 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा एमसीक्यू में, और थ्योरी में भी आपसे पूछ सकता है। तो अच्छे से समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैंने सेपरेट करके सारी वीडियो को एक साथ कर दिया है, तो आप लोग जो है उसको देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो बच्चों हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक साइंस भी होती है। और साइंस में क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है, प्रूव होती हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो सेम उसी तरह हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम हमें उसी तरह ही अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। मींस जो अकाउंटिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया की कोई भी कंट्री हो बच्चों, वहां पर क्या होता है, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है। सारी अकाउंटिंग जैसे इंडिया में होती है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वैसे ही अमेरिका में भी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसी के बेस पे अकाउंटिंग हमारी की जाती है। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो देखिए एक चीज आता है ख्याल हमें माइंड में, GAP गाप। तो गाप ने इसका मतलब होता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, तो एक चीज आप समझ लें कि आप क्वेश्चन तो किसी तरह कर लेंगे, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे भैया ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें एक वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। ठीक है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन क्या है, अलग है। मींस बिजनेस को चलाने वाला जो इसका ओनर है वो अलग है, और जो बिजनेस है उसकी खुद अपनी एक अलग पहचान होती है। कहने का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इस बिजनेस के नाम से होंगे, जितने भी कंप्लेन होंगी वो इस बिजनेस के नाम से होंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लिया आपका जियो हो गया और इसके ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। तो इतनी सी चीज समझिए बच्चों कि इसका मतलब होता है कि जो जियो होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जो मुकेश अंबानी होते हैं वो अलग होते हैं। तो ओनर और बिजनेस ये दोनों अपने में अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा
कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग होते हैं। जब कभी भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो ओनर होता है वो क्या करता है, इसमें पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, और जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस की वो जो है लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको पैसा जो है कमा कर दे, इसको पैसा क्या करे, वापस करे ओनर को। तो कहने का मतलब बिजनेस और ओनर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग दिस प्रिंसिपल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो चलिए देखते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बच्चों सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है, रफ कर लेता हूं 2 मिनट। तो बच्चों हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? सेकेंड होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बच्चों ये कहता है कि हमारे अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मींस मनी के टर्म्स में ही जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी बंदा जो है बंदा अगर किसी की हेल्प करता है, आपने किसी की मदद कर दी, उसको रिकॉर्ड हम लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे। या मान ली कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा आदमी है, रोड क्रॉस कर रहा है, हमने उसको रोड क्रॉस कर दी, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कभी ओनर की तबीयत खराब हो गई, वो 4 दिन जो ऑफिस में नहीं आया, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसमें परचेस हो रहा होगा, सेलिंग हो रहा होगा, एक्सपेंस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, मीन्स जिसको हम मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में नोट कर सकते हैं, उसी को हम नोट करेंगे इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? और थर्ड क्या है, चलिए देखिए, और थर्ड प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और यही आज का हमारा लास्ट है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। अब बच्चों देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये बताइए आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि ये मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपने कभी सुना है भैया मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 साल बाद मेरे बिजनेस खत्म कर दूंगा। ठीक है, या फिर कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिजनेस को आग लगा देना, तबाह कर देना, तोड़ डालना, फोड़ डालना। कभी ऐसा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है ना? क्यों सुनेगा भाई, बिजनेस स्टार्ट किया है तो खत्म करने के लिए थोड़ी किया है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बिजनेस हम लोग कभी भी खत्म करने के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी कि ये बिजनेस जो भी मैंने स्टार्ट किया है वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसी कहीं गारंटी तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया है वो 100 साल चलता रहेगा, तो कोई गारंटी तो नहीं। तो इसमें क्या रहता है, अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन रहता है, मींस हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसमें अजम्पशन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का क्या हेल्प होती है, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जब कभी भी हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें कोई एसेट है, हमारी एसेट्स में हमारी मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी कीमत अभी क्या है, 50,000 रुपीज है, जिसकी कीमत क्या है अभी 50,000 रुपीज है। अब मान लीजिए हमेशा तो उसकी वैल्यू जो है 50,000 नहीं रहेगी ना, हमेशा तो 50,000 वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, साल दर साल क्या होगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी फेयर वैल्यू जब 1 साल बाद हिसाब किताब होता है तो 1 साल बाद 50,000 की ये मशीन रहेगी, नहीं रहेगी, 1 साल बाद की वैल्यू घटेगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हर साल कुछ कुछ वैल्यूज की घटती जाएगी। सपोज मान ली मैंने सोचा अभी 50,000 है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद 1 ईयर के बाद ये जो है 10,000 इसमें से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे
तो 10,000 50,000 में 10,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो रही है इसकी, 10,000 कम हो रही है। इसी तरह दूसरे साल क्या होगा, 30,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 20,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,000 हो जाएगी। और साल दर साल जो वैल्यू होगी उसकी वो कम होती जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में कितना नोट करेंगे, 40,000। उसके नेक्स्ट ईयर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, 30,000। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा कि जो भी फेयर वैल्यू होगी साल दर साल जो कम होती जाएगी उसको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। और ये कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। जितनी वैल्यू घटती जाएगी उसको हम एक्सपेंस में दिखा देंगे। यहां तक बच्चों आज हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे। फर्स्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और थर्ड था हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो हमारा आज फोर्थ का क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिएगा, समझिएगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो बच्चों जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम तो ये एज्यूम करके चलते हैं ना कि जो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस हमारा क्या रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अब हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन तो पता करनी होगी ना। क्या पता करनी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन मींस हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, जो हम काम कर रहे हैं भाई वो सही चल रहा है भी कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जो अपने अकाउंट्स बनाओ उसको एक टाइम टू टाइम उसको ब्रेक करो, छोटे छोटे हिस्से में बांटो और उसमें देखो कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आखिर है क्या। कैसे करता है, देखिए वो क्या करता है कि नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड का ईयर होता है वो क्या होता है, 1 ईयर का होता है। नॉर्मली कितने का होता है, 1 ईयर का होता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये एक साल का अकाउंटिंग ईयर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। बहुत से लोग क्वार्टर भी करते हैं, हाफ ईयरली भी करते हैं, 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे भी करते हैं। बट नॉर्मली जो किया जाता है 1 ईयर में देखा जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 5th है, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखिए, जब कभी भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, आपने कोई भी सामान क्या किया, खरीदा, मीन्स परचेज किया। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ थोड़ा अच्छे समझ में, खरीदा। फिर एक होता है कितने का पड़ा। पड़ा मतलब कितने का, पूरा जाके कितने पड़ा। सपोज वाली एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझिएगा। मैंने क्या करी, एक मशीन खरीदी। क्या करी मैंने, एक मशीन खरीदी। कितने रुपीस की, मान लिए 50,000। 50,000 रुपीस की मैंने एक मशीन खरीदी। अब बाहर से मशीन खरीदी थी तो उसमें कुछ खर्चे एक्स्ट्रा हुए। तो उसमें क्या हुआ भाई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ। जिस गाड़ी से मैंने सामान मंगाया उसमें 10,000 रुपीज लग गए, बाहर से मशीन आनी थी। उसके बाद भाई टूटे फूटे नहीं, सामान खराब नहीं होने पाए, उसके लिए मैंने क्या कराया, इंश्योरेंस करवाया। अब बच्चों जब मैंने इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस में मेरा 5,000 रुपीज लग गया। ठीक है, उसके बाद अब मशीन आई, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉल नहीं करने आती थी तो उसका मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया। इंस्टॉलेशन चार्ज मान लीजिए लगा आपका 5,000 रुपीज। ठीक है, अब तीनों को ऐड करिए। 50,000 था पहले से, 10,000, 5,000, 5,000, कितने का हो गया, 70,000। तो मशीन कितने की थी, 50,000 की। अब इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस लेके कितने की मशीन पड़ गई, 70,000 की। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस कॉस्ट पे जो टोटल कॉस्ट आती है हमारे एक्स्ट्रा खर्चे के बाद, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मींस
मशीन कितने की थी 50,000 की, बट जो ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन की जो एक्स्ट्रा खर्चे आए उनको हम नोट करते हैं अपने अकाउंटिंग में। सिर्फ इसको नहीं नोट करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको साथ में रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट में नोट करेंगे। ओके बच्चों, क्लियर है? इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूं इसका नेक्स्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक मैंने 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये कौन सा हमारा है? 6। ठीक है, ड्यूअल, और आज का क्या है? लास्ट, आगे की हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 6 क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इस पे पूरी हमारी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है। इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझ लें कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाकी डीप में इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे पूरी हमारी अकाउंटेंसी डिपेंड होती है। कैसे होती है देखें, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों कि इसके हमेशा क्या होता है, एस्पेक्ट मींस होता है पहलू। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक खराब, बट यहाँ पर एक अच्छे और एक खराब की बात नहीं हो रही है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 एस्पेक्ट होंगे। क्या होंगे? 2 एस्पेक्ट, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बाद में जानेंगे, बस समझिए उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। कहने का मतलब समझिएगा, मेरे पास अब ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर मैंने क्या किया, मैंने किसी को बेच दिया, तो मेरे पास से मार्कर गया और मेरे पास क्या आया? कैश आया। मेरे पास से मार्कर गया और मेरे पास क्या आया? कैश आया। 2 एस्पेक्ट हुए, मार्कर गया, कैश आया। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या रखी हुई है? बुक है अकाउंट्स की। ठीक है, तो मैंने इसको क्या की? सेल कर दी किसी को। जो मेरे पास से बुक गई और मेरे पास क्या आया? कैश आया। कैश आ रहा है, बुक जा रही, 2 एस्पेक्ट हो रहे। सपोज मान लीजिए मैंने कार खरीदी है, मैंने क्या करी है? कार खरीदी, मेरे पास कार आई और मैंने जो पैसा दिया मेरे पास से कैश गया, मेरे पास कार आ रही है और कैश जा रहा है। 2 चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है? लिख के देखता हूँ। ठीक है, लिख के दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए एक मिस्टर एक्स साहब है। ठीक है, मिस्टर एक्स परचेसेस अ कार ₹6 लाख। ठीक है, तो मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या करी है? एक कार परचेज की है। तो उसमें क्या हो रहा है? उनके पास से 6 लाख रुपीस जो है जा रहा है और कार क्या हो रही है? आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों चीज नोट करेंगे। क्या आ रही है? कार आ रही है, उसको भी नोट करेंगे, और जो जा रहा है पैसा कैश जा रहा है उसको भी नोट करेंगे। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि इसके दोनों पहलुओं को हमें अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड करना है, एक डेबिट साइड में और सेकेंड क्रेडिट साइड में। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारा 6 आज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, अब हम देखेंगे कि आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बच्चों ये बोलता है कि जब कभी भी हम अपनी शॉप में किसी भी बिजनेस में कोई भी सामान वगैरह सेल करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मिलता है। जितना ज्यादा रेवेन्यू होता है, पैसा जितना सामान बिकेगा उतना रेवेन्यू हमारा होगा, जितनी सेल्स होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी रेवेन्यू हमारा आ रहा है उसको हमें कब और किस टाइम लिखना है, कैसे लिखना है, उस बारे में ये बोलता है। अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देता हूं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि जनवरी के मंथ में, ठीक है, जनवरी के मंथ में किसी को हमने सामान जो है कुछ अपना सेल्स किया, बेचा, लेकिन किस पे बेचा? क्रेडिट पे बेचा, उधार पे उनको सामान मैंने क्या किया? बेच दिया। तो जनवरी में मैंने बेचा, उनसे पैसे मुझे जो है अप्रैल में वापस मिले। ठीक है, उन्होंने जो पेमेंट करी अप्रैल में की, लेकिन सामान मैंने कब बेचा था? जनवरी में। तो पैसा मुझे मिला अप्रैल में,
लेकिन सामान जो मैंने बेचा कब बेचा, जनवरी में, तो उस रेवेन्यू को हम कहाँ पे लिखेंगे, जनवरी में लिखेंगे कि अप्रैल में लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है जब जिस वक्त आपने सेल्स करी, जिस टाइम आपने सामान बेचा, उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे पैसा मिला हो, पेमेंट मिली हो या फिर नहीं मिली हो। तो सामान मैंने कब बेचा था, जनवरी के मंथ में, तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जनवरी में, चाहे वो अप्रैल में मिले चाहे मई में मिले, लेकिन जिस डेट को मैंने सामान सेल किया है उसी डेट पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो समझ में आया अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जिस भी डेट पे आपने सामान सेल किया अपना, उसी टाइम जो रेवेन्यू आया उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे वो कैश पे हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। जस्ट सपोज मान ली कोई मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, मेरे बिजनेस यूज करता हूँ, मेरे ऑफिस का बिल आया है, कितना रुपए आया है, जनवरी के मंथ में बिल आया है, मान ली 5000 रुपीज आया है। तो मैंने क्या किया, जनवरी में आया, बट मैंने उस खर्चे को पे कब किया, मई में किया। ठीक है, जनवरी में मेरा आया था बिजली का बिल, लेकिन बट मैंने उससे पे कब किया है, मई के महीने में किया है, 3 महीने बाद किया। बट उस खर्चे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी में करेंगे कि मई में करेंगे। भैया वो जनवरी का खर्चा था, दिया मैंने मई में, लेकिन उसको रिकॉर्ड हम करेंगे कब, जनवरी के महीने में ही करेंगे। तो जिस महीने की अर्निंग हो, जिस महीने का खर्चा हो, इस अकॉर्डिंग टू अक्रूअल कॉन्सेप्ट हम उसी मंथ में उसी टाइम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि बाद में जब कोई हिसाब किताब हो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने पाए। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, काफी समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखो, ये इस वर्ड से हर कोई वाकिफ है। भाई बोलते हैं ना कि विराट कोहली रन बना रहे हैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, हर मैच में रन बनाते हैं, तो उसी तरह ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि, ठीक है, विराट कोहली सब जानते हैं, ठीक है, तो ये इसी तरह से ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करने का कई मेथड होता है अकाउंटिंग में, मैंने बताया था पहले भी, कई मेथड होते हैं, जनरली 3 मेथड होते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटिंग एवरेज। तो नॉर्मली हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोग वेटिंग एवरेज से अपना जो अकाउंटिंग है वो उसको कर रहे हैं, ठीक है, सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपने 2019 से 2020 में वेटिंग एवरेज से अपना जो है अकाउंट रिकॉर्ड किया है, तो आप 2020 से 2021 में भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे, 2021 से 2022 में भी आप इसी मेथड से फॉलो करेंगे। कहने का मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कोई एक मेथड ही आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, बार बार मेथड को चेंज नहीं करेंगे, इससे हमारे अकाउंट्स में दिक्कत आ जाएगी और अकाउंट्स जो है बैलेंस नहीं रहेगा। समझ में आई। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी मेथड होते हैं उसमें से आप सिर्फ एक मेथड को फॉलो करेंगे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। समझ में आया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है बच्चों कि कंसिस्टेंसी मींस एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड के साथ हमें इस जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ एक मेथड के साथ करना है, अलग अलग मेथड यूज नहीं करना है। ओके, लास्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर। फुल का मतलब होता है बच्चों पूरा, और डिस्क्लोजर का मतलब होता है खोल देना, बता देना, ठीक है, पूरी तरह से। तो इन नाम जो है देखिए काम बताता है। तो अब फुल डिस्क्लोजर मतलब होता है पूरा खोल देना, मींस अब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जितने पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, वो आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मींस सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, पूरे जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बोलता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, उसी को नोट करिएगा, समझ में भी आ जाएगा। ऑल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, जरूरी चीज। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन
शुड बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। मीन्स क्या कह रहे हैं, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं होना चाहिए, बट जो भी इंपॉर्टेंट है मीन्स जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे फुल डिस्क्लोज होने चाहिए, पूरी तरह से होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो अकाउंट्स बनाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? फुल डिस्क्लोज। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आज हमने देखे। एक था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, सेकेंड था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और ये था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसका नाम था फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में जितने भी ट्रांजैक्शन है, आप सारी चीजों को बैलेंस शीट में क्या करिए, प्रेजेंट करिए। ठीक है, उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज करिए, पूरे से पूरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करिए। ठीक है, बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मींस फुल डिस्क्लोजर का जस्ट क्या होता है, इसके अगेंस्ट होता है, इसका अपोजिट होता है। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट है, तो उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मत करिए। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता था कि आप इसको रिकॉर्ड करिए। लेकिन मटेरियलिटी क्या बोलता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी बैलेंस शीट क्यों लंबा कर रहे हो, उसको बहुत बड़ा अकाउंट मत बनाओ। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये बोलता है कि उसको जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसको नोट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट मत कीजिए। ठीक है, समझ में आया? कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा एक्सेप्शन होता है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे उसको प्रूडेंस बोले चाहे कंजर्वेटिज्म बोले, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, उससे घबराइएगा नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सपोज मान लीजिए आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस कर रहा है। सपोज मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो अब वो क्या सोचता है कि उसको फ्यूचर में जो है उसको लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो खुश हो जाइए। बट अभी से जब होगा प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला, समझिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब का तब देखा जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, हमें लॉस हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही उसके लिए क्या रहिए, आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। कुछ पैसे जो है अलग से रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे हमेशा अलग रखे जाए। जब कभी आपको लॉस हो तो आपको जो जोर से धक्का लगता है ना, वो नहीं लगने पाए, उसके लिए आप पहले से क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो मीन्स ये बोलता है प्लेइंग ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अब अपने आप को क्या करो, सेफ रखो, सेफ खेलो, कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप फ्यूचर के लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो इसमें लिख लीजिएगा, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें, एक एक लाइन मैंने नोट कराई है। उसके बाद आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आया बस 2 मिनट में। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे उसको प्रूडेंस बोले चाहे कंजर्वेटिज्म बोले, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, उससे घबराइएगा नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सपोज मान लीजिए आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस कर रहा है। सपोज मान ली कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है,
बिजनेस कर रहा है, तो अब वो क्या सोचता है कि उसको फ्यूचर में जो है उसको लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो खुश हो जाइए। बट अभी से जब होगा प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे देखा जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला, समझिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब का तब देखा जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, हमें लॉस हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही उसके लिए क्या रहिए, आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। कुछ पैसे जो है अलग से रखिए, अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे हमेशा अलग रखे जाए। जब कभी आपको लॉस हो तो आपको जो जोर से धक्का लगता है ना, वो नहीं लगने पाए, उसके लिए आप पहले से क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो मीन्स ये बोलता है प्लेइंग ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अब अपने आप को क्या करो, सेफ रखो, सेफ खेलो, कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप फ्यूचर के लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो इसमें लिख लीजिएगा, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें, एक एक लाइन मैंने नोट कराई है। उसके बाद आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आया बस 2 मिनट में। ओके तो बच्चों चलिए अपना आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब द मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। इन दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड ओनली। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने जो भी रेवेन्यू किया है, जो भी आपकी अर्निंग हुई है, जो आपका जो है सेलिंग से जो भी आपका रेवेन्यू आया है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए आया है, तो उसमें जो आपकी जो उस फिक्स पीरियड के लिए जो आपकी कॉस्ट लगी है, उससे कंपेयर करेंगे आप अपना प्रॉफिट। आई थिंक समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने 10 बुक्स खरीदी, क्या करी, 10 बुक खरीदी, और एक बुक का प्राइस कितना रुपीज है, 100 रुपीज, ठीक है। तो मैंने क्या करी, परचेज करी, ठीक है। तो परचेज में मैंने क्या किया, उसमें 10 बुक्स मैंने खरीदी, 10 बुक्स एट द रेट 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज का प्राइस था, तो 10 बुक्स कितने रुपीज की हुई, 1000 रुपीज की हुई, क्लियर। अब मैंने क्या किया, उसमें से मैंने 5 बुक्स क्या करी, मैंने जो है सोल्ड कर दी। तो सेल्स कितने की, 5 बुक्स मैंने जो है बेच दी। कितने की बेची, 150 के हिसाब से मैंने बेच दी, और अकॉर्डिंग टू 155 बुक्स कितने रुपीस की हुई, 750 रुपीज की। अब आप ये बताइए बच्चों कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए 10 बुक मैंने ली थी 1000 रुपीज की, और मैंने 5 बुक सोल्ड करी है 150 रुपीज के हिसाब से 750 रुपीज की। तो अब बताइए आपको क्या लगता है, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। 1000 का मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने 750 रुपए का बेचा है, तो क्या हुआ, आपको लग रहा हो 1000 लगा 750 हुआ, बट नहीं, लॉस नहीं हुआ इसमें, क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने कितनी बुक्स सोल्ड करी है, 5 बुक्स। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बच्चों ये बोलता है कि जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, 750 रुपीज, तो उसमें जितनी कॉस्ट लगी थी, इस 5 बुक्स को खरीदने में कितनी कॉस्ट लगी थी, उससे आपको कंपेयर करना है, ना कि 10 बुक्स को खरीदने में। क्योंकि जितने का रेवेन्यू आया है, उसके लिए जितनी कॉस्ट हमारी लगी है, उससे हमें कंपेयर करना है। तो 5 बुक्स हमारी कितने रुपीस की थी, 500 रुपीज की, और सेल हमने कितने की 750 रुपीज की। तो इसमें हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा, 250 रुपीज का। तो बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका रेवेन्यू हुआ है, तो उसके हिसाब से उसमें जितनी कॉस्ट लगी थी, उससे आपको कंपेयर करना है। जो एक फिक्स पीरियड के लिए जो आपकी कॉस्ट लगी थी, उससे कंपेयर करना है, ना कि पूरी कॉस्ट जो लगी थी। समझ में आया कि नहीं आया।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर